आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, मैंने बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियाँ अपराध के बारे में आपको सुनाई हैं, लेकिन आज का किस्सा, आज की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं खुद सुनने के लिए आया हूँ। आज हम जिनके साथ हैं वो अपना आप में बहुत खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस में लगभग 34 साल तक सेवा दी है। आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। जितना इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जीता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक आईपीएस ऑफिसर या एक आईएएस ऑफिसर एक दिन में उतना जी लेता है। पूरी जिंदगी एक आम आदमी के लिए और एक आईएएस या आईपीएस के लिए एक दिन, क्योंकि इनकी जिंदगी में हर वक्त, हर समय किस्से कहानियों की भरमार होती है। सर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आज पहली चीज़ आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, दरअसल पहली पोस्टिंग होती है डीएसपी के रूप में ज़िला सोनभद्र में। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद शायद पहला या दूसरा दिन था, जो ऑफिस में से वापस आने के बाद जब अपने घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखकर अपनी वाइफ आंटी जी को, वो आंटी जी रोने लगती हैं देखकर। वो क्या किस्सा था, क्या कहानी थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या बात थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उस्मान भाई, आप आए और अपराध के बारे में आपके किस्से, आपकी कहानियाँ, आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ। बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपराध की टॉपिक पर लगातार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आपने भी इसी तरह का काम किया, आपने बात की, मैंने आपसे कहा कि आप आ जाइए, आपसे हम बात करेंगे। आज आपने उस किस्से को छेड़ा है जो मेरी पहली पोस्टिंग का पहला किस्सा था। मेरी पहली पोस्टिंग 1990 में ट्रेनिंग के बाद जनपद सोनभद्र में हुई। सोनभद्र में जाने के बाद मिस्टर KND द्विवेदी मेरे पहले एसपी थे, अभी भी हैं, बहुत जाबाज रहे हैं अपने ज़माने में। बनारस में उनको लोग अब भी याद करते हैं। उन्होंने मुझे दूर की एक सर्किल दी, दुद्धी इसका नाम था। वो बिहार और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा से लगती है। आज तो वहाँ कनहर पे पुल बन गया है, पहले पानी के बीच से, कनहर नदी के, जीप से हम लोग उस पार जाया करते थे। हमारे 2 थाने उस तरफ थे। हुआ यूँ कि वहाँ गए, सरकारी मकान तुरंत मिल गया, ऑफिस वहीं था। वहीं पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनकी कोर्ट थी, सामने की तरफ थाना था, छोटा सा चौराहा था, छोटी सी मार्केट थी, एक बड़ा चर्च है वहाँ पर। बताया ही जाता है कि विंडम साहब वहाँ कलेक्टर रहे, कंबाइंड मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर से काट के या अलग करके सोनभद्र जिला बना था। विंडम कलेक्टर रहे, उन्होंने वहाँ पर ये चर्च बनवाया, तमाम वहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं। आगे भी उन्होंने एक चौकी है विंडमगंज, वो भी उन्हीं के नाम पर बनी है। आदिवासी लोग हैं ज़्यादातर वहाँ, आदिवासी बहुल। अब तो खैर बताते हैं बहुत अच्छी मार्केट हो गई है, टाउन एरिया भी हो गया है, कनहर का पुल भी बन गया है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं ऑफिस से घर आया, भीतर गया, पत्नी को आवाज़ लगाई। 6-8 महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी और पहली पोस्टिंग में मैं अपनी पत्नी के साथ आया था। पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन 4 से 10 दिन रुकने के बाद उन्हें काम पड़ा, वो वापस इलाहाबाद चले गए। भीतर घुसा, मैंने आवाज़ लगाई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा बाहर आपको औरतें नहीं दिखाई पड़ी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी। बोले बहुत सी औरतें आई हैं और उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा मैं गलती से उनसे मिलने चली गई। वो वहाँ आई थी, आपको पूछ रही थी, जो टेलीफोन पे ड्यूटी देने वाला सिपाही होता है, टेलीफोन ड्यूटी उसे कहते हैं। हालांकि उस समय तक टेलीफोन नहीं आया था दुद्धी में। तो उसने ये कहा कि साहब कुछ लोग, कुछ महिलाएं आई हुई हैं, साहब हैं नहीं। मैंने बताया मेम साहब हैं। तो उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। तो मैं बाहर चली आई। मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पुलिस वाले की वाइफ से, बीवी से भी लोग बात करना चाह रहे हैं। बाहर कोई 15-20 महिलाएं थीं, सब घूंघट
लगाए हुई थी, उनके साथ 4-5 लड़कियां थी, नाबालिग लड़कियां, 12 साल 14 साल की। उनमें से एक को दिखा के वो रोने लगी, वो खुद भी रो रही थी कि साहब इसके साथ कल परसों इसके साथ गलत काम हुआ है। उसको देख के मैं भी थोड़ा विचलित हुई, ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे बताया। और फिर धीरे धीरे जब बातें खुलने लगी तो वहाँ जितनी महिलाएं आई थी उनका साहब उम्र का कोई मतलब नहीं है, शाम को जो मिल जाए रास्ते में चलता हुआ उसके साथ यही होता है। फिर नाम पूछा गया, नाम उसने बताया कि साहब जो यहाँ के विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक हैं, उनका भाई है। बस इतना सुनने के बाद, अब वो किसी पुलिस की बैकग्राउंड से नहीं थी श्रीमती जी हमारी, उनको लगा कि जैसे सब जगह लोग इस तरह से करते हैं, गुंडई करते हैं और भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही संभवतः ये भी होंगे और इस वजह से कभी भी कुछ हो सकता है। वो डर गई, डर के भीतर चली गई, रोने लगी। इतनी बात सुनी, मैं बाहर निकल आया, वर्दी में था, ऑफिस से आ रहा था, मेरे साथ मेरे 2 सिपाही भी थे। बाहर निकल के देखा तो वहाँ पर जो ऑफिशियल रेजिडेंस बने हुए हैं दुंदी में, उनके सामने एक बड़ा सा तालाब है। तालाब के किनारे बड़े बड़े दरख्त हैं महुए के। एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी हुई थी। सिपाहियों से कहा, उनको बुलाया, आ गई। बहुत हिचक के उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि साहब ये रोज़ का मसला है, शराब पी के जैसे ही वो बाहर निकलता है घर जाने के लिए, कोई भी मिल जाए, और कितनी गिनती कराएं हम लोग साहब, आज ही आ गए हैं, आप देख लीजिए 6 बजे के बाद सब घरों में ताला बंद हो जाता है। बहुत गंभीर बात थी, मैं भी नया नया था, मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। उतनी ही जानकारी थी जितनी नौकरी में आने से पहले किसी स्टूडेंट को होती है, उतनी जानकारी हमें भी थी। सर एक सेकंड बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आप बता रहे कि आपकी पहली पोस्टिंग होती है और वहाँ पर वो सिटिंग विधायक होते हैं, तो आपसे पहले भी वहाँ डीएसपी जरूर रहे होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल थे, तो बिल्कुल थे। थाना भी रहा होगा, चौकी भी रहा थाना भी, थाना बहुत पुराना है, दुद्दी का थाना तो ब्रिटिश पीरियड का है। ओके। और लोगों से शिकायत भी की, मतलब ऑफिसर से शिकायत हुई होगी, जरूर हुई होगी शिकायत। तो पहले इस मामले गंभीरता से नहीं लिया गया? अब नहीं लिया गया, तमाम कारण हैं, तमाम मुझसे भी। जब मैं फिर मैं भीतर नहीं गया खाना खाने जी, मैं वहाँ से पैदल ही, थाना पास था, थाना गया। थाने पर हमारे इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। आपने बच्चों से बात की, जैसे बच्चे भी आए थे? हाँ, बाद में उस दिन शाम को फिर जाके मैंने सबसे बात की थी। अच्छा। वो थाने पर गया, इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि देखो भाई ये इस तरह की बात वहाँ पे आके लोगों ने बताई। इंस्पेक्टर ने कहा साहब जाने दीजिए, 4 दिन बाद वोटिंग है, इस सबको ये बहुत सामान्य सी बात है, इसकी शिकायतें इस तरह आती रहती हैं, शराब पी के इसी तरह उधम करता है, और बस जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा साहब इसको हम देख लेंगे। मैंने कहा भाई आज वो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, तुम इलेक्शन की बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं सर, अभी आप नए हैं और आप समझने की कोशिश करिए। इस तरह से जैसे पुराने लोग समझाया करते हैं नए अधिकारी को, चाहे जिस स्तर का अधिकारी हो, पुराने लोग सब ऊंच नीच बताने लगते हैं कि इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। बहरहाल मैं चला आया। शाम को मैं अपने ड्राइवर के साथ, उन सिपाहियों के साथ उस क्रिश्चियन कॉलोनी में गया। आदिवासी ही हैं सब, वहाँ रहते हैं, नाम उसका क्रिश्चियन कॉलोनी है, क्योंकि चर्च के कैंपस में है वो। अच्छा। वहाँ जाके वहाँ फिर पहले तो दरवाज़ा न खुले कोई। खैर जब बताया गया कि नहीं साहब वही अधिकारी आए हैं, सीओ हैं, यहाँ के नए सीओ हैं, दरवाज़ा खुला, धीरे धीरे करके आदमी भी बाहर निकले, औरतें भी बाहर निकली, बच्चियाँ भी बाहर निकली। जब उनकी दास्तान सुनी, एक एक ने अपनी बताई, तो बस आप समझिए रोए खड़े हो गए। अच्छा। क्योंकि बाद की नौकरी में तो हम भी अभ्यस्त हो गए थे, हम भी दिमागी रूप से प्रिपेयर रहते थे कि ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन ये पहली बात थी जिसने हमें बहुत अंदर तक झकझोर दिया। मतलब आप भी परेशान हो गए थे? हाँ, मैं सब लोग, वो तो परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, नौकरी तुम करो, मुझे गाँव छोड़ दो, मैं इलाहाबाद जाऊँगी, घर अपने जाऊँगी, वो आप नौकरी करो, ये हमारे बस का नहीं, पता नहीं ये लोग कब क्या कर दें। बहरहाल बातचीत हुई उनसे, और बातचीत होने के बाद मैं आ गया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर था अब्दुल्ला, बिल्कुल नया नया भर्ती हुआ था, यंग था, जोंगा गाड़ी थी हमारी, और एक दिन भागता हुआ हाँफता हुआ आ गया। उसने कहा शराब पी के वो निकला हुआ है और अभी मैं देख के आ रहा हूँ, अकेला है। मैंने कहा फिर?
बोले साहब वही जो औरतें आई थी साहब, मेरा भी खून खौल रहा है, क्या किया जाए। खैर मैं फ़ौरन इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर के लिए बताया गया कि वो है नहीं, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, लैंडलाइन था नहीं, वायरलेस से कहा गया, लेकिन वो अपना कहीं दूर लोकेशन उसने अपनी बता दी। इस सब में प्रोसेस में 10 मिनट 15 मिनट का समय निकल गया। बाहर निकलने में पता लगा कि हाँ साहब यहीं था, अभी इस तरफ गया है, कनहर की तरफ। फिर किसी ने बताया कि नहीं साहब किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के गया है। लेकिन उस समय एकदम जैसे वो कहते हैं ना कि एकदम सवार था कि हम उसको पकड़ने पूछें तो भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, सही बात। क्या वजह है, तो क्यों आपने बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की ऐसा क्या आपने उसके अंदर विधायक का भाई नहीं देखा, ना, आपने सिर्फ मैंने अपराधी सिर्फ देखा। अपराधी देखा कि बाकी जो ऑफिसर हैं वो भाई देखते हैं हाँ कि ये विधायक का हाँ भाई। इनका विधायक का भाई है। तो बहरहाल वहीं से पीछा शुरू किया। अब हम लोगों को कनहर की नदी के भीतर से जीप लेके जाना था। जीप ढूंढते ढूंढते हम लोग बिंडमगंज तक गए। रात में चूंकि मूवमेंट कम होता है, कोई मिल जाता है तो बता देता है कि हाँ सब इस तरफ गए हैं, 3 लोग गए हैं, 2 लोग गए हैं। कपड़े की पहचान हम लोगों ने बताई। बहरहाल बिंडमगंज तक हम लोग पहुंच गए। पता लगा 2 के बजाय 4 मोटरसाइकिलें हो गई। भाई विधायक का भाई था, वो कुछ भी कर सकता था। तो 4 मोटरसाइकिलों से इस तरफ गए हैं। ढूंढते ढूंढते रात में 12 बजे हम थे, चौकी इंचार्ज बिंडमगंज था, उसके भी 2-3 सिपाही थे, हम लोग थे। हम लोगों को आइडिया लग गया कि इस तरफ गया है। किसके यहाँ गया होगा ये भी जानकारी चौकी इंचार्ज ने कर ली कि साहब ये रोज़ का अड्डा है इसका, ये यहीं मिलेगा। फिर बाहर उसको बाहर निकलने के लिए कहा गया कि बाहर निकल आओ। जहाँ पे जिनके यहाँ रुका हुआ था संभवतः उन लोगों ने ये बता दिया कि पुलिस आई है, तुम भाग लो यहाँ से। मतलब आपने इसका बाकायदा अनाउंसमेंट किया? हाँ अनाउंसमेंट किया कि अब आप बाहर निकलिए, आपसे बात करनी है। हाँ बात करनी है। देखो अंधेरा था, लाइट वहाँ बिजली का उस समय साधन था नहीं। बिंडमगंज से कौन जाने वाली रोड पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, वैसी भी लाइट नहीं रहती थी। तो छोटे छोटे कच्चे मकान हैं, 4-4 5-5 मकान के क्लस्टर्स थे। तो बहरहाल वो निकल कर भागने लगा, गालियाँ देने लगा। और फिर तब तक हम लोगों ने देखा कि उसके हाथ में एक इतनाली बंदूक भी है। अच्छा। तो हमारे चौकी इंचार्ज ने कहा कि साहब थोड़ा होशियारी से इसका पीछा किया जाए, फायर भी कर सकता है, पागल आदमी है, शराब में नशे में। बहरहाल उसकी फिर घेराबंदी हुई और उसने फायर भी किया। मतलब आपको देखते ही गोली चली? हाँ देखते ही। भाई कभी किसी ने उसको चैलेंज किया हो, कभी किसी ने उससे पूछा हो, कभी किसी ने हाँ सर ये फर्स्ट टाइम है ना उसके साथ? हाँ उसके साथ अभी फर्स्ट तक टाइम था। तो तो मान ही उसको नहीं लग थे रहा- वहाँ के। तो उसने गोली चलाई, हम लोगों ने गोली चलाई। थोड़ी देर बाद हरकत बंद हुई तो देखा कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जान बाकी नहीं थी। अच्छा गोली लगी है उसको? लग गई, उसे लगी। भाई हम लोग 4 सिपाही थे, मैं था, चौकी इंचार्ज था, 5-7 लोग थे, सब लोगों के पास अपने असलहे थे। और अगर सामने से कोई फायर कर रहा है तो बचाव तो करना बनता है। तो उधर से कितने राउंड फायर? उधर से उसने हमारे ख्याल से 2 राउंड, एक चूँकि वो SBBL थी तो एक भरा होगा, फिर उसको निकाला होगा। लेकिन जंगलों की ज्योग्राफी से मैं बहुत वाकिफ नहीं था और चौकी इंचार्ज बिंडमगंज को थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। तो हम लोग बहुत भीतर नहीं जा रहे थे, खाली एम कर रहे थे किधर से गोली आई है। तब तक दूसरा फायर आ गया। फिर उसी फायरिंग में फिर ऐसा लगा कि जो उसके साथ 2 लोग और थे, वो लोकल लोग ही थे, जिनके घर में था, उनके साथ भागा था। बहरहाल गोली लग गई थी। फिर उसको जीप पर रख के और दुद्धी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लाया गया। थोड़ी देर तक उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन तब तक वो उसकी मृत्यु हो गई थी। हल्ला गुल्ला हुआ, बवाल हो गया होगा। तो बवाल 4 दिन बाद वोटिंग थी, बवाल होना ही था। लेकिन अब वो मैं ये कह सकते हैं कि नासमझी हमारी थी उस समय, या बिल्कुल जुनून था एकदम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह कि अच्छा साले ने कैसे कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, कैसे हिम्मत पड़ गई, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्यों किया, तमाम सवाल दिमाग में घूम रहे थे। फिर एक बात और भी तो थी, आप सिर्फ उससे बात करने के लिए तो? मैं सिर्फ उससे ये लेकिन वो पूछने गोली के चलाई लिए तो? हाँ देखिए, फिर सिर्फ उससे ये जानने के लिए कि क्या उसको, उसके दिमाग में क्या है कि शराब पीने के बाद वो कोई महिला दिखाई पड़ जाए। 50 साल तक की महिलाओं ने बताया सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो बहरहाल उसके बाद फिर सवेरे सवेरे हल्ला हुआ। ये आतंक तो उसका लंबे समय चला? बहुत लंबे समय से चल रहा था, बहुत लंबे समय से। और उस साल वो उस 3 दिन बाद वोटिंग हुई, उस इलेक्शन में भी वो जीत गए विधायक जी। उस इलेक्शन में भी डरने नहीं, डरने की इसमें देखिए कोई जब आपका इंटेंशन सही हो, जब आप
साफ मन से कोई काम कर, देखिए जब भी आप बायस्ड होंगे किसी के प्रति, जनता के व्यक्ति के प्रति या अपराधी के प्रति, तो आपको डर भी लगेगा और आप हमेशा उस बात से आपको हिचक रहेगी कि कल को क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे एसएसपी डीएम आए, शुरुआती उसमें तो नाराज़ भी हुए, बंद कमरे में उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की कि 2 दिन बाद वोटिंग है, तुम समझते नहीं हो, नए लड़के हो, झेलना हमको पड़ेगा, वो सिटिंग विधायक है, इस तरह की बातें तमाम। क्या एज रही होगी आपकी सर? अरे मैं उस समय 27-28 साल का रहा हूँ। और सर आप कितने साल के हो गए? नहीं, अब तो मैं 60 का पूरा हो गया, निकल गया। 2020 में रिटायर हुए सर? हाँ 2000 नहीं 2021 में रिटायर हुआ। हाँ 21 में हुआ हूँ, जून में रिटायर हुआ। तो आप उसी से जोड़ के लगा लीजिए, 30 के नीचे ही था मैं उस समय। देखिए यंग आदमी जो भी, अभी सिपाही जो नया भर्ती होता है, आप उसकी मेंटेलिटी देखिए, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अपराध को का जड़ समूल नष्ट कर दूंगा। नया बच्चा लड़का जो आईपीएस होता है वो भी बिल्कुल, लेकिन वो तो जब आप रास्ते पे चलते हैं आपको पता लगता है कि कौन कौन से रुकावटें हैं, कौन कौन सी अवरोध हैं, कितने इसमें पत्थर हैं जिनमें वो ठोकर खा के गिर सकता है। फिर धीरे धीरे करके वो परिपक्व होता है। लेकिन नया नया जब आदमी हो तो उसके दिमाग में जो चीज़ चलती है, और जब पता लग जाए कि पीड़िता, देखिए ये जो कानून है 376 आईपीसी, तो आईपीसी में बहुत ज़माने से है, और हम लोगों के ज़माने में जिसने रेप का अटेम्प्ट किया है, रेप किया 376। बाद में इसके बहुत कड़े कानून बने जी, बहुत कड़े कानून। निर्भया के बाद तो पूरा आमूल चूल परिवर्तन किया गया, लेकिन उस समय नहीं था कुछ। देख भी नहीं सकते किसी को। हाँ, देख भी नहीं सकते ठीक से किसी को। तो महिला अपराधों के प्रति उस जंगल में आदिवासियों के साथ आप इससे अंदाज लगा लें कि उनके साथ क्या क्या होता रहा और कौन कौन ऐसा नहीं करता रहा। सिर्फ महसूस किया। हाँ, उस दर्द को महसूस कर, आपने तो उन्हें साक्षात देखा अपनी आंखों से। आप उस दर्द को खाली महसूस कर सकते हैं। और मैं एज ए यंगस्टर, मुझे जैसे मेरे अंदर पुलिस अधिकारी वाली जो समझ थी या पुलिस अधिकारी वाली जो सोच थी वो 20% थी, और 80% एक यंगस्टर्स की जो यूनिवर्सिटी से निकला है और बिल्कुल किसी भी कीमत पे किसी की बात बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होता आज तक। जैसे एसएसपी साहब आपको डांट रहे थे तो आपको गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा नहीं है भाई, वो सीनियर थे, वो भी बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने बातें बताई कि परसों को, अभी कल को धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए, कल को इलेक्शन के समय कोई बवाल हो जाए, इलेक्शन स्थगित करना पड़े, तो तुमको थोड़ी जवाब देना होगा, मुझे और डीएम को देना होगा। तो ये सब ऐसी नादानी नहीं करते हैं। ऐसा क्या था, 4 दिन बाद ढूंढ लेते। इस तरह की बातें उन्होंने समझाने वाली की। उसमें समझाने का पुट ज़्यादा था, नाराज़गी का पुट कम था, लेकिन बात उनकी भी जेन्युइन थी और जायज़ थी। उसके बाद जब मैं जिलों में कप्तान हुआ तो मुझे भी एहसास हुआ कि उस समय जो उन्होंने हमारे एसपी ने कहा था वो ठीक कहा था। आदमी किसी झगड़े को, झंझट को, बवाल को, किसी अवरोध को, किसी तरह के विरोध को ये अवॉइड करता है कि इलेक्शन के समय में ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ, इलेक्शन जो है वो स्मूथ होना चाहिए, क्राइम फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यही इलेक्शन कमीशन की मंशा रही है। वो भी इलेक्शन कमीशन उस समय था जिसने वो इलेक्शन कराया था, आज भी इलेक्शन वही इलेक्शन कमीशन कराया था। ये तो प्रतिक्रिया हुई एसएसपी डीएम साहब की। अब प्रतिक्रिया 2 और आनी है, एक तो विधायक की और उन परिजनों की जिनके साथ गलत काम हो रहा था, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया तो ये, जब हल्ला हो गया और बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद वहाँ जो चेयरमैन साहब थे टाउन एरिया के, वो और करीब 200-250 लोग जब एसपी डीएम आए तो उनके सामने पहुँचे। उन्होंने कहा, साहब आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग कैसे घुट घुट के मर रहे थे हम ही लोग जानते हैं। जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने पुलिस के वहाँ पर उनके सामने। विधायक जी के साथ ये दिक्कत थी कि उन्हें 4 दिन बाद इलेक्शन फेस करना था, तो उनकी तरफ से कोई बहुत प्रतिक्रिया आई नहीं। विधायक जी में कोई बहुत वो ठीक आदमी थे जितना हमें, उसके बाद भी उन्होंने आज तक कभी किसी से पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। उनको भी पता था कि वो उनका भाई गलत है कहीं ना कहीं, इसलिए कभी उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। और उनको भी उसकी आदतों का या उसके वो जो कर रहा था, अब उनकी क्या मजबूरी थी, भाई था इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, या पुलिस वालों की क्या मजबूरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मजबूरी थी, ये तो उस समय के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी बहुत बार मुझे, जब मैं लखनऊ में था, विधानसभा आते जाते मिले भी,
तमाम कार्यालयों में मिले, लेकिन हंस के ही बात की उन्होंने। कभी मुझे लगता था शायद वो शिकायत करें, शायद कहें मुझसे उस घटना के बारे में, कभी नहीं कहा। ये उन विधायक की शराफत थी, उनकी शराफत थी, भले आदमी थे, और उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तो वाकई ये अपना आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आईपीएस राजेश पांडे सर ने जिस तरह से आपको बताया है इस किस्से के बारे में कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो किसी उम्र की सीमा नहीं थी उसके लिए, उसने अगर शराब पी ली तो बस किसी का बलात्कार उसको करना ही करना है। और लोग डर की वजह से, क्योंकि विधायक का भाई होता है कि अब इसका विरोध कौन करे, लेकिन बाद में उसके एनकाउंटर के बाद जो प्रतिक्रियाएं आती हैं चारों तरफ से वो अच्छी आती हैं, और सर की यहाँ से एक शुरुआत होती है एक सफ़र की, और फिर इसके बाद जब सफ़र चल पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पोस्टों पर रहे, डीएसपी से लेके एसपी, एसएसपी, आईजी, एडीजी से रिटायर्ड हुए हैं, आईजी से रिटायर्ड हुए हैं। और उसके बाद सर अभी भी एक जॉब में हैं रिटायर होने के बाद में। लेकिन इससे भी बढ़िया बात, दिलचस्प बात यह है कि सर यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए और आप लोगों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए किस्सा गोई के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और फेसबुक पर, जिसमें एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनाते हैं। हम भी कहानी सुनाते हैं, लेकिन जो सर कहानी सुनाते हैं डूब के सुनाते हैं, उसको एक एक चीज़ को बारीकी से, कानून के दाव पेच को भी ध्यान में रखते हुए हम आए, कहानी सुनाई, चले गए, एक कहानी की तरीके से। लेकिन आप जो सुनाते हैं सर, मैं तो आपकी किताबें देखने के बाद, एक बार सर प्लीज़ उठा के देखिए सर, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये बहुत काफ़ी मोटी किताब है ये। सर कुछ इस तरह से रिसर्च करते हैं और तब अपना एक किस्सा गोई के नाम से इन्होंने, सर अब मेरे ख्याल से आपके जो पार्ट हैं 620 हो गए, 620 कहानियाँ अभी तक किस्सा गोई में सुना चुके हैं। तो आप ज़रूर सुनना, आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप अपराधों के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप जरूर रहिएगा। क्यों सर? आना चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकारें पुलिस पर, किसी सिपाही पर भी और सबसे बड़े अधिकारी पर भी बहुत खर्च करती हैं। नौकरी में उसकी तनख्वाह, गाड़ी, रहने की जगह, इतना बड़ा स्टाफ, सिक्योरिटी के तमाम सामान, और अगर 30 साल 35 साल तक किसी ने नौकरी कर ली, आप जोड़िए उसको तो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। हम रिटायर होकर घर बैठ जाएं तो हमारा जो हमें इस डिपार्टमेंट ने सिखाया है, हमें जो समाज ने सिखाया है, सामाजिक दिक्कतें क्या क्या हैं, क्राइम, आदमी क्या क्राइम होने के बाद कैसा महसूस करता है, कितना परेशान होता है, पुलिस कितना परेशान करती है, ये अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो मेरे साथ ही वो राज दफन हो जाएगा। सही बात। तो मेरा ये मानना था कि जितना क्राइम, चूंकि मैं ऑर्गेनाइज क्राइम में भी, मैं एसटीएफ और एटीएस उत्तर प्रदेश की दोनों का फाउंडर मेंबर हूँ, दोनों में बहुत लंबे समय रहा हूँ, तो अपराध की जो डायनेमिक्स है, क्राइम की जो डायनेमिक्स है, क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी है, जो क्राइम की मोडस ऑपरेंडी है, ये लगातार बदलती रही। हमारे शुरुआत के दिनों में डकैतियाँ बहुत पड़ती थी, अब डकैती खत्म हो गई, अब हिट एंड रन क्राइम है, गोली मारी, लूटी, 3-4 मिनट के भीतर क्राइम किया, निकल लिए। तो सब चीज़ें बदल रही हैं, तो वो सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना, क्योंकि पुलिस अपना काम जैसे कहते हैं किले में करती है। लोगों को पुलिस के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि पुलिस बहुत चोर है, पुलिस बेईमान है, पुलिस बायस्ड है, पुलिस सुनती नहीं, पुलिस बदतमीजी करती है, तमाम चीज़ें हैं। आप उनको सच बात अगर आप बताइए, पुलिस की भी जो सच्चाई है वो भी बताइए, जनता की सच्चाई बताइए, क्राइम की सच्चाई बताइए, जुडिशरी की सच्चाई बताइए, तो आपको आप पे जो इतना इन्वेस्टमेंट करती हैं सरकारें, पुलिस करती है, आप उसको अदा तो करिए। आप आए, कोई भी अफसर होगा, जैसे मैंने किया है, मेरे साथ के तमाम अफसर जब जब जिले में हैं, अपराध हुआ होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा, पकड़ा होगा, जेल भेजा होगा, ट्रायल किया होगा, लेकिन आप ये कम्युनिकेट करिए डाउन द लाइन। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको ये सुविधा दी है। सही बात। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अखबारों के सिवा कुछ नहीं था, टीवी में आपको स्पेस नहीं मिलती थी, क्योंकि वो आपकी बात सुनना, जो है चाव से सुनना, ये किसी के बस का नहीं था। आपका अपना सोशल मीडिया, हज़ारों प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग हैं। अब खाना बनाने की रेसिपी 500 चैनल होंगे, उसके ज़्यादा ही होंगे, 1000 चैनल होंगे।
पहले कहाँ मिलता था, वो अखबारों में जो एक कॉलम छपता था कहीं कि हाँ वो किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं सर, पढ़ा। खाना ही क्यों, अब कुछ भी पढ़ने कहाँ से कोई चीज़ हो सब कुछ आप मिलेगा। हाँ सब कुछ मिलेगा आपको इंटरनेट पे। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करके उनको बता के आप एक क्राइम की सच घटना एक्सप्लेन कर दीजिए, तो लोगों के दिमाग में होगा कि साहब आपने कैसे वर्कआउट किया, हम्म, इस क्रिमिनल के दिमाग में इसी को मारने की बात कैसे आई। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जो चीज़ें आई हैं वो आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो अगला आदमी उस चीज़ से सावधान रहेगा। मैं अभी सारी क्राइम की घटनाओं में लास्ट में यही बताता हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रुक सकता था और क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। तो ये मेरा पर्पज़ ये था कि इतना सरकारों ने हमारे डिपार्टमेंट ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की, बल्कि जिस दिन से हम ट्रेनिंग में हैं और जब तक रिटायर हुए, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम रूपोश होने से पहले, ऊपर जाने से पहले जो कुछ किया है वो लोगों को बताएं, ताकि हो सकता है उनको, अगर वो सिर्फ एक छोटे से क्राइम से अपने आप को बचा लें इसको सुन के, तो ये समझ लीजिए ये हमारी किस्सा गोई की पूरी जो यात्रा है ये सफल हो जाएगी। वाकई एक कहानी मैंने सर के प्लेटफॉर्म से ली, सर से कहा कि सर मैं इस कहानी को सुनाऊं, तो सर ने कहा ठीक है आप सुना दीजिएगा। तो शायद उस कहानी को सर 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। हाँ देखा है 20 लाख। तो वाकई जब मैं कुछ पकी पकाई चीज़ मिल जाती है तो ये इनका पका पकाया माल है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो उसमें से बहुत कुछ कर सकता हूँ। खैर ये इस घटनाक्रम को, जो पहली पोस्टिंग का घटनाक्रम रहा है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।